वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। थर्मल पावर प्लांट में जो लास्ट सर्किट हमारा बचा हुआ है वो है फीड वाटर एंड कंडेंसर सर्किट। अभी तक हमने कोल एंड एस वाला पार्ट देखा, उसके बाद एयर वाला पार्ट देखा, एयर एंड फ्लो गैस सर्किट, उसके बाद बॉयलर एंड स्टीम सर्किट देखा, और अब ये जो लास्ट पार्ट है फीड वाटर एंड कंडेंसर सर्किट। इस लास्ट पार्ट में हम लोग को ये देखना है कि आखिर हमारे थर्मल पावर प्लांट में वाटर के आने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वाटर ही, जिसको कि बॉयल होना है, स्टीम बनना है, टरबाइन पे हीट करना है। फिर ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे वाटर स्टीम का फ्लो होता है थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। और इस प्रक्रिया में आपको कुछ नई चीज़ों से मुलाकात भी होगी। हालांकि यहाँ पर जो मैंने चीज़ें बनाई हैं इसमें से आप बॉयलर को समझ चुके हैं, सुपर हीटर समझ चुके हैं, टरबाइन समझ चुके हैं, लेकिन अभी आप इकोनोमाइजर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, कंडेंसर, कूलिंग टावर ये सब नहीं जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में वाटर और स्टीम का कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले जो भी वाटर आएगा वो इकोनोमाइजर के पास आएगा, ठीक है। और इकोनोमाइजर में जैसा हम लोग जानते हैं, हमने एयर एंड फ्लू गैस सर्किट में देखा था कि जो बॉयलर से जो फ्लू गैसेस निकलते हैं वो सुपर हीटर को हीट करने के बाद जब बॉयलर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले वो इकोनोमाइजर के वाटर को हीट करते हैं और उसके बाद फिर एयर प्री हीटर के एयर को हीट करते हैं। तो इकोनोमाइजर में जो भी पानी आएगा, जहां से आएगा वो देखेंगे, लेकिन जो भी पानी होगा वो पहले फ्लू गैस की मदद से हीट होगा और नॉर्मल वाटर हॉट वाटर में कन्वर्ट होकर के जाएगा बॉयलर ड्रम में या बॉयलर में। बॉयलर में या बॉयलर ड्रम जो कहते हैं, उसमें जब उसके ऊपर वाले पार्ट में वेट स्टीम बनेगा और तब हम उसको भेजेंगे सुपर हीटर में, जो पतला पतला पाइप होता है कार्बन मोलिब्डेनम का, तो उसमें वो वेट स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा ड्राई स्टीम में बाय द यूज ऑफ फ्लू गैसेस। वो ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब वो ड्राई स्टीम फिर जैसा हम लोग देख चुके हैं मेन वॉल्व के बाद टरबाइन पे जाके हीट करेगा। उसके बाद हम लोग को नहीं पता क्या होगा। तो टरबाइन पे जाकर के जब स्टीम हीट कर दिया तो उसके बाद फिर टरबाइन चैम्बर में वो फैल गया, है ना। उसने जाकर के हीट किया, उसके बाद फैल गया। तो वही टरबाइन चैम्बर के नीचे से उस स्टीम को निकलने के लिए एक लो प्रेशर जोन बना होता है, लो प्रेशर एरिया होता है। टरबाइन के अंदर में तो स्टीम का प्रेशर हाई होता है, लेकिन उसके नीचे से एक रास्ता होता है जो कि लो प्रेशर है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए बैलून है, उसमें एयर फिल्ड अप है, उसमें आप एक पिन मार दीजिए तो उसमें अंदर में हाई प्रेशर है और उसके कंपेरिजन में बाहर में लो प्रेशर है, इसलिए बैलून से एयर बाहर आ जाएगी। सिमिलरली जो आपका टरबाइन है उसके अंदर कंटिन्यूअसली स्टीम आके हीट कर रहा है, तो उसके अंदर में एक हाई प्रेशर है और उसके नीचे एक रास्ता दिया हुआ है कंडेंसर का, जो कि एक लार्ज स्ट्रक्चर है, तो वहां पे लो प्रेशर है। तो स्टीम टरबाइन को हीट करने के बाद कंडेंसर में इन करता है, जो कि ये है। कंडेंसर में क्या होता है कि वो जो स्टीम आ रहा है उसको फिर से हम लोग वाटर में कन्वर्ट करते हैं। कंडेंसर में जो स्टीम आया टरबाइन से उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे हम लोग देखेंगे, लेकिन उसको वाटर में कन्वर्ट करके देखिए, ड्राई स्टीम कंडेंसर के अंदर में वाटर में कन्वर्ट होगा और फिर उसको पंप की मदद से, मतलब मोटर एंड पंप की मदद से, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप कहते हैं, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, उसकी मदद से कंडेंसर में ये स्टीम, ड्राई स्टीम जो वाटर में कन्वर्ट हुआ उसको हम लोग भेजते हैं कहाँ, इकोनोमाइजर को। तो इकोनोमाइजर को जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है, कंडेंसर में ही। कंडेंसर में जो स्टीम आया उसी को वापस हम लोग कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करके और तब भेजते हैं इकोनोमाइजर को। लेकिन एक्चुअली में जितना यहाँ पे जितना बॉयलर में जितना पानी था उससे जितना स्टीम बना, यहाँ पे जितना आया, फिर जब दोबारा हम स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो उतना वाटर नहीं मिलेगा आपको, है ना। अगर 10 लीटर का स्टीम बना और वापस आप स्टीम को कन्वर्ट करेंगे तो यू विल नॉट गेट 10 लीटर, बहुत तो इवापोरेट हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा।
कम मिलेगा। तो यहाँ से हम कंडेंसर से कंडेंस करके भेजते तो हैं, लेकिन वो कम पड़ता है। तो बाकी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा होता है? रिवर, जो नदी का सोर्स है या नहर है, जो हमने सिलेक्शन ऑफ साइट में देखा था कि पानी का सोर्स अगल बगल में होना चाहिए, तो वहां से रिवर से पानी हम भेजते हैं इकोनोमाइजर में थ्रू ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत इसलिए है क्योंकि नदी से डायरेक्ट हम पानी लेते हैं, उसमें कई तरह के फिजिकल और केमिकल दोनों तरह की इंप्योरिटीज होती हैं। आपको कीचड़ वगैरह भी होता है, डस्ट भी होता है ना। तो ये तो फिजिकल हो गया, डस्ट हुआ, मछली हुआ, और भी तरह तरह की चीजें, वो सब फिजिकल है। लेकिन जंगल वंगल, बहुत तरह का कचरा उचरा। और केमिकल इंप्योरिटीज क्या है? उसके अंदर के डिजॉल्व्ड साल्ट्स, आयरन, तरह तरह की चीजें जो कि आगे जाकर के आपके इकोनोमाइजर को डैमेज करेंगी, बॉयलर ड्रम को डैमेज करेगा, सुपर हीटर में जाएगा, बताओ पतली से जगह से जाएगा वो इंप्योरिटीज, अंदर में पूरा स्टील कार्बन मॉलिब्डेनम का है, उसमें रस्ट लगेगा, जंग लगेगा, फिर जाएगा टरबाइन पे, फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, टरबाइन पे जाएगा तो वहां पे अलग रस्ट बनाएगा। तो डायरेक्ट रिवर से वाटर हम लोग इकोनोमाइजर में नहीं देते, उसको पहले एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको, उसके अंदर के केमिकल इंप्योरिटीज और फिजिकल इंप्योरिटीज दोनों को खत्म करते हैं, उसके बाद इकोनोमाइजर में जाता है। ठीक है, तो इकोनोमाइजर में जो पानी आता है बॉयल होने के लिए वो दो सोर्स से आता है, एक तो कंडेंसर से डायरेक्ट कंडेंस होकर के, यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में कंडेंसर से जो पानी मिलेगा वो तो डिस्टिल्ड वाटर होता है। आपके घरों में भी जो बैटरी के लिए जो हम पानी लाते हैं खरीद के, उसके बनने का प्रोसेस क्या है? यही है, पहले पानी को हम लोग इवेपोरेट करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और फिर स्टीम को कंडेंस करके जो पानी मिलता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज। तो कंडेंसर से प्योर वाटर और रिवर से, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर लेता है इकोनोमाइजर, फिर आगे आपको पता है हीट होकर के बॉयलर में आया, बॉयलर से वेट स्टीम सुपर हीटर में, फिर ड्राई स्टीम टरबाइन, कंडेंसर। अब कंडेंसर में जो ड्राई स्टीम आया वो उसको ठंडा कैसे करते हैं, है ना, उसको कंडेंस करके फिर वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए यूज होता है ये कूलिंग टावर और स्प्रे पंप। इसके मदद से हम लोग कंडेंसर के अंदर जो ड्राई स्टीम आ रहा है उसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम लोग तुरंत अलग अलग देखेंगे, इकोनोमाइजर को भी देखेंगे, कंडेंसर को भी देखेंगे और इन दोनों को भी देखेंगे। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर कैसे ये कंडेंस करता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं इकोनोमाइजर। ये इकोनोमाइजर को आप ऐसा समझ सकते हैं, है ना, इसी टाइप का होता भी है, सिलिंड्रिकल होता है। एक्चुअली होता क्या है कि एक टैंक टाइप का है, एयर टाइट टैंक, एयर टाइट, ताकि गैसेस बाहर न निकले, और उसके अंदर पाइप के रूप में, पाइप के फॉर्म में कई सारा स्पाइरल सर्कुलर इस तरह से पाइप होगा, कई टर्म्स होंगे इसके अंदर में। उस पाइप में नॉर्मल वाटर आता है, कहां से? जो हमने देखा था अभी फिगर, कंडेंसर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से नॉर्मल वाटर आता है इसमें, इकोनोमाइजर में। दिस इज इकोनोमाइजर। और इसमें नीचे से इकोनोमाइजर, और इसमें सुपर हीटर से जो, मतलब बॉयलर से जो गैसेस निकला वो भी पाइप के थ्रू यहां आता है। ठीक है, और वो आता है इस ओपन स्पेस में, पूरा ओपन। इसके अंदर में वो पाइप के थ्रू नहीं, इसके अंदर में पूरा फैला हुआ है वो गैस, अंदर में इस चेंबर में पूरा वो हॉट गैस फैला हुआ है। और वो जब इस पाइप के संपर्क में आ रहा है तो इस वाटर को अपना हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो ये वाटर हॉट हो रहा है, और ये जो फ्लू गैस है ये यहां से फिर निकल जा रहा है। समझ में आ रही बात? सुपर हीटर से ये फ्लू गैस आया, ये सुपर हीटर से कनेक्टेड होगा पाइप के थ्रू, सुपर हीटर मतलब बॉयलर से सुपर हीटर को हीट करते हुए आया, इस पूरे चैम्बर में वो फैल गया, और इस चैम्बर में ये पाइप के अंदर पानी कई राउंड में है। तो वो पानी जब इस हॉट फ्लू गैस के संपर्क में आया तो वो हीट हुआ, और फिर वो तो अपना चला गया कहाँ? बॉयलर में। और ये हॉट फ्लू गैस फिर इसमें से निकल के चला गया कहाँ? एयर प्रीहीटर में, जो हमने देख चुका है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है इकोनोमाइजर का,
और ध्यान रखिएगा इकोनोमाइजर का मेन काम है कि जो वाटर आ रहा है उसको थोड़ा हीट कर लेना। नाम इसका इकोनोमाइजर इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्रक्रिया में हमको अलग से कुछ खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। जो हॉट फ्लू गैस था उसके अंदर ऑलरेडी कुछ हीट थी, अगर हम उस हीट को ना यूज करें तो फिर वो चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो उस हीट को हम लोग यूज करके अपने प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी को अच्छा कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम इकोनोमाइजर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर वो काम हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। क्योंकि हीट काफी होगा फ्लू गैस में तो टेम्परेचर बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका इकोनोमाइजर है, ठीक है ना, बेसिकली यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब आइए देखते हैं कंडेंसर। देखिए ये आपका कंडेंसर है। कंडेंसर एक्चुअली 3 चेंबर का कंस्ट्रक्शन होता है कंडेंसर, है ना। इसमें 3 चेंबर्स होते हैं, 3 सिलिंड्रिकल चेंबर्स होते हैं। एक इधर वाला होता है, एक बीच वाला होता है और एक इधर वाला होता है, ठीक है। देखिए कैसे क्या होता है, बहुत सिंपल है कंस्ट्रक्शन, आप समझ जाएंगे। यहां से ऊपर से तो स्टीम फ्रॉम टरबाइन, टरबाइन चेंबर से स्टीम इन कर रहा है, ठीक है। मिडिल वाला जो चेंबर है इसमें टरबाइन इन करता है और मिडिल वाले को ही समझना है। देखिए क्या है, इस पार्ट से इस पार्ट के बीच में ये पाइप है, जो भी ब्लू में है ये पाइप है, ब्लू पाइप, ये सब पाइप है। और ये 2 डायमेंशनल नहीं है, पीछे तक है, 3 डायमेंशनल है, मतलब ये सिलिंड्रिकल टाइप का है, ठीक है। होता क्या है कि यहां से जब स्टीम आता है तो वो इन पाइप्स के ऊपर जमता है, स्टीम आएगा इन पाइप्स के ऊपर जमेगा, इस पे भी। अब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर इस पर से इस पे कैसे आ जाएगा, स्टीम ऊपर ही रह जाएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि ये जो है ये 3 डायमेंशनल है। ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब, ये इसके जस्ट नीचे नहीं है, इसके पीछे होगा, ताकि स्टीम जब इसमें आए तो कुछ इस पे जमे, कुछ इस पे जमे, कुछ इस पे जमे, इस तरह से, ताकि सब पे स्टीम आए, है ना। इस पे भी जमेगा, इस पे भी जमेगा, सब ट्यूब्स पे आकर के स्टीम जमा होगा, क्योंकि स्टीम को जहां सरफेस मिलेगा वहीं जमा होगा, सब ट्यूब्स पे स्टीम आकर के जमेगा। और कई सारे ट्यूब्स होते हैं, यहाँ तो मैंने बहुत कम दिखाया, कई सारे ट्यूब्स होते हैं और सब इस तरह से लगे होते हैं कि एक के नीचे एक नहीं है, वो स्टीम सब ट्यूब्स पे जमते चला जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो टर्मिनल, ये जो चेंबर है, इस चेंबर में कोल्ड वाटर इन फ्रॉम कूलिंग टावर, कूलिंग टावर से ठंडा पानी इस चेंबर में आता है। कूलिंग वाटर देखेंगे हम लोग, अगला टॉपिक कूलिंग टावर ही है। कूलिंग टावर से कोल्ड वाटर आता है इस चेंबर में और इस चेंबर में आकर के वो पानी इन पाइप से पास करता है, इधर से इधर। स्टीम इधर से इधर नहीं आ सकता, लेकिन ये जो पाइप जो यहां बना हुआ है रास्ता, इन पाइप से ठंडा पानी इधर आएगा। अब होता क्या है कि जब ये स्टीम इस ठंडे पानी से ठंडे पानी पास करते हुए पाइप से जब कांटेक्ट में आते हैं, मतलब इन पाइप से तो ठंडा पानी जा रहा है और ऊपर में स्टीम जमा है, तो जब स्टीम जब कोल्ड वाटर पास करता है और स्टीम इसके ऊपर जमा है तो वो स्टीम कंडेंस होता है ना। वो कंडेंस होकर के वाटर के बूंदों में कन्वर्ट होता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है और नीचे गिरता है और यहाँ पे जमा होते जाता है, ठीक है ना। और आपको लगता हो कितना होता होगा, लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा स्पेस है और इतना ज्यादा स्टीम है कि काफी मात्रा में होता है, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा लॉस भी टेम्परेचर का इस पूरी प्रक्रिया में है, इवेपोरेट भी होता है, भाप भी बन के उड़ता है, लेकिन बहुत आप कह सकते हैं कि काफी मात्रा में ड्राई स्टीम जो टरबाइन से आया वो इन ट्यूब्स पे जमा हुआ, इन ट्यूब से पास किया कोल्ड वाटर, तो वो स्टीम इस कोल्ड वाटर के संपर्क में आने के कारण कंडेंस होकर के वाटर में कन्वर्ट हुआ और यहाँ नीचे कन्वर्ट हुआ और फिर यहाँ से हम इसको कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की मदद से इकोनोमाइजर में भेज देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये पानी जब इसमें से पास करता है
तो इस हॉट स्टीम के संपर्क में आने के कारण ये भी हीट होता है। आपको देखने वाला इतना तो छोटा सा है, इट इज लॉन्ग, लंबा पाइप है ना, उससे पानी गुजरा, उसके चारों तरफ स्टीम है, सर्कुलर रॉड टाइप का, उसके चारों तरफ स्टीम है। तो स्टीम तो कंडेंस होकर के वाटर बना, लेकिन वो अपना हीट किसको देगा? वो अपना हीट कहाँ ट्रांसफर करेगा? इसी वाटर में तो ट्रांसफर करेगा। तो इधर से जो कोल्ड वाटर आया वो इस पाइप से गुजरने के बाद कोल्ड वाटर नहीं डाल गया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, है ना, फिर वो कन्वर्ट हो गया हॉट वाटर में। फिर वो जो हॉट वाटर इधर आया वो चला जाता है कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर एक ऐसा, आप अभी देखेंगे हम लोग, कूलिंग टावर ऐसा आपको स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम कंडेंसर से हॉट वाटर भेजते हैं और वो हॉट वाटर उस कूलिंग टावर में ठंडा बन जाता है और तब फिर उसी ठंडे पानी को वापस कंडेंसर को भेजता रहता है। बात समझ में? कूलिंग टावर का एक साइकिल टाइप का है। कंडेंसर से हॉट वाटर निकला, वो गया कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर में वो वाटर ठंडा हुआ और फिर वापस कहाँ आया? कंडेंसर में। हालांकि इस प्रोसेस में काफी लॉस होता है वाटर का, क्योंकि जो हॉट वाटर जाएगा कूलिंग टावर में वो काफी मात्रा में इवेपोरेट भी होता है, भाप बन के उड़ता भी है, लेकिन जो उसमें जो ठंडा हो गया वो फिर आ गया इकोनोमाइजर में, ठीक है ना। और इसमें इस प्रोसेस में भी जो पानी का लॉस है, आप फिगर अगर देखें फिर से बैक करके वीडियो को, तो आप देखेंगे कि जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था तो वहां पर दो पंप थे, एक था कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप और एक था सर्कुलेटिंग वाटर पंप। तो इस प्रोसेस में मतलब यहाँ से आया कोल्ड वाटर, फिर यहाँ से हॉट में कन्वर्ट हुआ, फिर कूलिंग टावर में गया, फिर कूलिंग टावर से कोल्ड कन्वर्ट होकर कंडेंसर में आया। इस प्रोसेस में भी जहाँ पे पानी की आवश्यकता होती है वहां पे हम लोग रिवर से पानी खींचते हैं, वो जो आपका था सर्कुलेटिंग वाटर पंप के माध्यम से। तो ये है आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडेंसर। तो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, एग्जाम में इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, कंडेंसर, इनमें से शॉर्ट नोट पूछता है। कभी कभी डायरेक्ट आपको इसका अकेला भी पूछ सकता है कि डिस्क्राइब वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडेंसर। तो कंस्ट्रक्शन ये है, वर्किंग आपको भेजा जा चुका है नोट्स के रूप में, तो वो आप समझ लेंगे, और नहीं भी याद करेंगे तो भी अगर आपको इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पता है तो आप इसको आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंडेंसर। नेक्स्ट देखते हैं कूलिंग टावर। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा मूवीज में या और भी, कि ये बड़ा सा रहता है ऐसे, और उसके ऊपर से आप देखते होंगे कि भाप निकलते रहता है, इस तरह से आप देखे होंगे, है ना, कि इसके ऊपर से स्टीम निकलता है, वाइट स्टीम निकलते रहता है। तो ये कूलिंग टावर है और इसका पर्पस वही है जो मैंने आपको कहा कि कंडेंसर में जो ड्राई स्टीम आता है उसको ठंडा करना। कैसे करता है देखिए, जो हमने भी कंडेंसर देखा, इधर वाले पार्ट से जो हॉट वाटर निकल रहा था उसको हम लोग भेजते हैं कूलिंग टावर में, और कहाँ, और जहाँ पे भेजते हैं, जहाँ पे उसको भेजते हैं उसकी हाइट लगभग जमीन से 8 से 10 मीटर ऊपर होती है ना, इस हाइट से भेजते हैं। और जो पानी जाता है वो स्प्लिटर से पास करता है। स्प्लिटर क्या होता है आप समझ सकते हैं, छलनी, है ना, कि जो पानी आ रहा है उसको एकदम इतने पतले पतले छेद होते हैं कि जो पानी यहाँ पे आया वो फिर लगातार नहीं गिरेगा, फिर वो बूंद बूंद रूप में गिरेगा। उसको स्प्लिट कर देना, उसको वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देना। और इसके पीछे कारण ये है कि जब वो हॉट वाटर इस स्प्लिटर के बाद बूंद में मतलब ऐसा नहीं कि बूंद ठोपे गिर रहा है, वैसा नहीं, कंटिन्यूअस ही है, लेकिन एकदम पतला बूंद जैसा होगा, है ना। तो ये जब इस लेंथ मतलब 8 से 10 मीटर जब नीचे गिरेगा तो नॉर्मली भी उस हाइट से जब नीचे गिरेगा पानी बूंद के फॉर्म में, तो नॉर्मली वो अपने हीट को रिलीज करके नॉर्मल हो जाएगा। जब हॉट वाटर है उतनी ऊंचाई से गिर रहा है, ऊपर में फैन चल रहा है जो कि इस प्रोसेस को फास्ट कर रहा है, तो वो उसके अंदर जो भाप है, जो स्टीम है, जो हीट है, उसको ऊपर फेंक रहा है ना। और वो वाटर जो ऊपर से नीचे गिरा वो ऊपर से नीचे आते आते कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और फिर उसको हम लोग
कोल्ड वाटर टू कंडेंसर, फिर कंडेंसर में भेज देते हैं। तो सिर्फ स्ट्रक्चर, लंबा स्ट्रक्चर है, 8 से 10 मीटर ऊपर से भेज रहे हैं और फिर वो नीचे गिरते गिरते कोल्ड हो जाता है। और उसकी जो हीट है, जो उसका जो हीट है, या कहिए जो भी उसका गर्म होने के कारण अब ठंडा कर रहे हैं, तो जो भाप जो निकलेगा वही आपको ऊपर में व्हाइट स्टीम के रूप में दिखता है। ठीक है, ये है आपको कूलिंग टावर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अच्छा, पहले कूलिंग टावर की जगह लोग यूज करते थे स्प्रे पॉन्ड। स्प्रे पॉन्ड क्या होता था कि उसमें एक बड़ा सा तालाब बनाया जाता था, है ना, और उस तालाब में नॉर्मल वाटर, ठंडा पानी रहता था। और क्या होता था कि उस तालाब के सरफेस पे पाइप्स होते थे, पानी के पाइप्स, और उसमें जगह जगह से जैसे झरना जैसे होता है ना, फव्वारा, उस टाइप का बना रहता था। होता क्या था कि कंडेंसर से जो हॉट वाटर निकला वो चला जाता था उन पाइप्स में, वो बंटता था। कंडेंसर से जो हॉट वाटर निकला वो अलग अलग पार्ट्स में बंट के उस पॉन्ड, जो पॉन्ड बना हुआ है उसके सरफेस पर जो पाइप बिछाया हुआ है उसमें जाता था, और उन प्रेशर से जाता था, और वो जो झरना वाला, फव्वारा वाला जो बना हुआ है, स्प्रिंकलर जिसको कहते हैं, उससे वो फव्वारा के रूप में फैल के, बूंद बूंद के रूप में फैल के पूरा तालाब पे गिरता था। और फिर वही बात, जब वो बूंद बूंद में फैल के गिरा और तालाब में गिरा तो वो ठंडा हो गया, और तालाब से पानी कंडेंसर में लेते ठंडा। मतलब अगर स्प्रे पॉन्ड यूज करते हैं तो आप कह सकते हैं वही कंडेंसर वाले में कि कोल्ड वाटर फ्रॉम स्प्रे पॉन्ड एंड हॉट वाटर टू स्प्रे पॉन्ड। लेकिन स्प्रे पॉन्ड वाले का ऐसा ही था कि बड़ा सा एरिया करना पड़ेगा, बड़ा एरिया चाहिए, पॉन्ड, उसमें पानी स्टोर करना है, और ऊपर में पाइप बिछाना है। कंडेंसर से जो हॉट वाटर आएगा उन पाइप से जाएगा, और जगह जगह उसमें फव्वारा वाला स्प्रिंकलर लगा रहता था, तो वो प्रेशर ज्यादा था, फव्वारा के रूप में पूरा एकदम, है ना, और ठंडा होता था। तो वो था स्प्रे पॉन्ड। ठीक है, उसके अलावा फिर आपको कूलिंग टावर अच्छा है क्योंकि स्पेस कम लेता है, ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं कूलिंग टावर को। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट में लगभग सारे इक्विपमेंट्स हम लोग पढ़ लिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कुछ है नहीं, आप जानते ही हैं। अल्टरनेटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत और जानकारी आपको अल्टरनेटर के बारे में दें कि जो आपका अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर जो हम लोग यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, उसको नाम दिया जाता है टर्बो अल्टरनेटर। हालांकि और डिटेल में जो इसका टेक्निकल डिटेल है अल्टरनेटर का, वो तो आप 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे सिंक्रोनस जनरेटर में, लेकिन अभी जितना जोड़िए उतना हम आपको बताएं। थर्मल पावर प्लांट में, या फिर आप ऐसा समझिए, स्टीम से चलने वाले जितने भी अल्टरनेटर होते हैं उन सबको टर्बो अल्टरनेटर कहा जाता है। इसमें जो मैग्नेटिक पोल यूज होता है, जैसे हमने देखा था मैग्नेटिक पोल से नॉर्थ पोल यूज होता है, तो जनरली 2 पोल और 4 पोल का यूज होता है इसमें। ठीक है, 2 पोल और 4 पोल। एक और फार्मूला जो कि आपको जीवन भर याद रखना है वो ये है कि अगर आप जनरेटर से एसी जनरेट कर रहे हैं तो उसके फ्रीक्वेंसी का, जैसे आप अभी जो फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, एसी सप्लाई है, और इसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज है, यूएसए में 60 हर्ट्ज है। तो जो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है जिस फ्रीक्वेंसी पर, उस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है Np/120 हर्ट्ज। F = Np/120 हर्ट्ज। N क्या है? स्पीड ऑफ रोटर ऑफ अल्टरनेटर इन RPM। N मतलब क्या हुआ? N मतलब हुआ कि जो अल्टरनेटर का जो रोटर है उसकी स्पीड RPM है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। और हम जानते हैं कि अल्टरनेटर का जो रोटर होता है वो टरबाइन से कनेक्टेड होता है, तो टरबाइन की जो स्पीड होगी वही स्पीड रोटर की होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस स्पीड पे टरबाइन मूव करेगा उसी स्पीड पे आपका रोटर भी मूव करेगा, और वही हो जाएगा N, रेवोल्यूशन पर मिनट में। और P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स, जो कि मैंने कहा 2 पोल या 4 पोल। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको 50 हर्ट्ज जनरेट करवाना है, F = 50, इंडिया में 50 हर्ट्ज जनरेट करवाना है, और अगर आपका पोल्स जो है, नंबर ऑफ पोल्स जो है वो 2 है, तो आपको कितनी स्पीड से चलाना होगा टरबाइन को या रोटर को? निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं।
F इक्वल टू एन पी बाई 120, तो 50 इक्वल टू एन निकालना है, स्पीड निकालना है, इंटू 2 बाई 120, तो 60। तो एन इक्वल टू कितना आ गया 3000 आरपीएम, 1 मिनट में 3000 बार, है ना। या इसको अगर आप सेकंड में करना चाहें तो 1060 से डिवाइड कर दीजिए, 50 आरपीएस या 3000 आरपीएम, यानी एक से आप समझ रहे हैं इसकी स्पीड। आरपीएम में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आरपीएस में कितना है 50 आरपीएस, 1 सेकंड में 50 बार घुमाना है, मजाक लग रहा है? 50 आरपीएस। अगर 2 पोल का मशीन है तो आपको 50 आरपीएस पे घुमाना होगा, इतनी स्पीड देनी होगी। और होता है ऐसा, 2 पोल के भी मशीन्स हैं जिनको कि 50 आरपीएस पे घुमाना पड़ेगा, तब वो 50 हर्ट्ज देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। और अगर 4 पोल होता, अगर 4 पोल होता तो F इक्वल टू एन इंटू 4 बाई 120, ये थोड़ा कम हो जाएगा, एन इक्वल टू 1500 आरपीएम, ये भी कम नहीं है, आधा है, 25 आरपीएम से भी कम नहीं है। और जनरली जो टर्बो अल्टरनेटर्स हैं थर्मल पावर प्लांट में वर्क करते हैं वो 2 या 4 पोल के ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो टरबाइन है वो या तो 3000 आरपीएम पे मूव करवा रहे हैं उसको, या हमको 1500 आरपीएम पे मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला आपको जीवन भर याद रखना है, n इक्वल टू स्पीड ऑफ रोटर और p इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। एक और चीज जो अल्टरनेटर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि अल्टरनेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी देता है और उसमें भी कंडक्टर्स होते हैं, वायर्स होते हैं, उनसे जब करंट पास करता है तो वो हीट होता है। और अल्टरनेटर जब हीट होता है तो उसको ठंडा करने के लिए कुछ उपाय करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका उपाय कैसे करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वो तो आप डिटेल में पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में। लेकिन फिलहाल हम आपको इतना जरूर बताएंगे कि जो बिलो 40 मेगावाट के अल्टरनेटर्स हैं, मतलब 40 मेगावाट पावर जनरेशन की जिनकी कैपेसिटी है, उससे कम के जो हैं वो नॉर्मल एयर से ही कोल्ड हो जाते हैं, ठंडा कर लेते हैं नॉर्मल एयर से। जो 40 से लगभग 150 मेगावाट के रेंज का है उसको हम लोग हाइड्रोजन कूलिंग करते हैं, हाइड्रोजन गैस की मदद से कूल करते हैं। और जो ग्रेटर देन 150 का है उसके लिए फिर हम लोगों को वाटर कूलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, पानी से ठंडा करना पड़ता है। कैसे, इसका डिटेल कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर यू विल गेट इन 5th सेमेस्टर। तो ये कुछ चीजें थी आपको अल्टरनेटर के बारे में, बाकी अल्टरनेटर का वर्किंग वगैरह थोड़ा बहुत हम लोग देख चुके हैं स्टार्टिंग में, हो गया। तो ये इसका थ्योरी पार्ट टीपीपी का हम लोगों ने कंप्लीट किया आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे जिसमें कि थर्मल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी होगा और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू।